राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे कौन है, सवाल बरकरार है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है। हालांकि सरकार ने जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश कर दी है। परिवार वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 1 हफ्ते का समय दिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सोची समझी साजिश के तहत इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करार दिया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी नफे सिंह राठी हत्याकांड का मुद्दा जमकर गूंजा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा तो गृह मंत्री अनिल विज से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। मुद्दा कानून व्यवस्था का था तो आंकड़ों को लेकर भी खूब नोकझोंक दिखाई दी। गृह मंत्री अनिल विज ने तुलनात्मक आंकड़े रखे तो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से सरकार को घेरा। तो नफे सिंह राठी हत्याकांड के पीछे अब फिलहाल इस वक्त सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है और वो भी पॉलिटिकल किलिंग है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इसका खुलासा कब होगा, क्योंकि पुलिस के हाथ फिलहाल अभी खाली हैं। गिरफ्तारी के लिए प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, क्योंकि जो हमलावर थे, जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो सोनीपत की तरफ भागते हुए बताए गए हैं। तो वहां पर भी पुलिस इस वक्त अलग अलग टीमों के जरिए उनको दबोचने के प्रयास में है। लेकिन सदन के अंदर मुद्दा जमकर गूंजा और सदन के अंदर सत्ता पक्ष की तरफ से जब आंकड़े रखे गए, जवाब दिया गया और इस पूरे मामले पर दुख जाहिर करते हुए इसका खुलासा करने की बात कही गई, तो विपक्ष ने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। उत्तर प्रदेश के अंदर 21 जनवरी को नफे सिंह राठी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कराया और वो 307 का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। उसकी एसपी ने जब जांच करी मुजफ्फरनगर की, तो एसएचओ ने एसपी के सामने ये बात स्वीकार करी उस जांच में कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। आपसे पहले जो एसएसपी था उसने मुझे प्रेशराइज किया और ये झूठे 2 मुकदमे मेरे से दर्ज कराए गए। और जो दर्ज कराने वाले थे, इन्होंने जिनके नाम लिखाए हैं वही लोग थे। तो फिर मान के चलो, अगर वो वहां जाकर के झूठे मुकदमे दर्ज करा सकते हैं तो फिर इसके साजिशकर्ता भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को पहले पकड़ा जाए और उसकी जांच की जाए। है तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। ये तो भाड़े के लोग हैं, पैसे दे करके लाए होंगे। मर्डर जो है, आम साधारण आदमी मर्डर करता है तो उसकी पिंडियां भी कांपती है, हिम्मत नहीं पड़ती जल्दी से। ये तो वही लोग करते हैं जो प्रोफेशनल है। इस तरह की फायरिंग करना, इतने फायर राउंड के करना, ये बिना प्रोफेशनल आदमी के बिना हो नहीं सकता। किसके समय में ये अपराध बढ़ा? शांति प्रिय प्रदेश को, शांति प्रिय प्रदेश को किसने इस रास्ते पर चलाया? रुक जाओ अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा ठीक है, आंकड़े आपके भी बताएंगे। मेरा एक ही कहना है, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2014 की और एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 की डिस्कस कर लो हाउस में। टाइम समय दो, आप हम डिस्कस करेंगे। क्या करें हम, क्या करो डिस्कस। ऐसा है हुड्डा साहब हमला हुआ है, उसकी चर्चा करो। हुड्डा साहब, वो आंकड़े हमें पता हैं, आपको भी पता है, ठीक है ना? लेकिन जो गदर आप पागे उसको हम थामने की कोशिश कर रहे हैं और हमने थामा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने उल्लेख किया है 2014 का। मैं मांग कर रहा हूँ 2023 की हाउस में डिस्कस करो। 2014 की एनसीआरबी की रिपोर्ट की वो दी है, तो 2023 का ले आओ और हाउस में डिस्कस कर लो। मैं 2023 के भी बता रहा हूँ हुड्डा साहब, आप सुनेंगे ना शांति से? ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि 2014 में मर्डर 1106 थे, 2023 में कम होकर 1056 हो गए मर्डर। मैं ऑन दी रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मैं ना मानूं क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं, डकैती
छोड़ दो, अब रिप्लाई तो इसको छोड़ो आप। सवा घंटा बोले इसके आप, टाइम में रिप्लाई क्या तो हुआ, सुनो अब। लोग हरियाणा प्रदेश के ऐसा लोग है। इस अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी पुलिस क्या कर रही है। मर्डर में डिटेक्शन रेट आज है 90.90। किडनैपिंग में डिटेक्शन रेट आज है 87%। डकैती में आज डिटेक्शन रेट है 89%। रॉबरी में आज डिटेक्शन रेट है 78%। मोलेस्टेशन में आज डिटेक्शन रेट है 98.30%। रेप में आज डिटेक्शन रेट है 99.70%। कि मेरी पुलिस क्या करती है? मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है और इस केस को भी हम पकड़ेंगे। हुड्डा साहब कह रहे मुझे पुलिस पर है, अगर पुलिस पर है तो एसटीएफ को करने दो। मैंने एसटीएफ को दे दिया केस। कहा था ये जवाब एक चीज का मांगा हमने, तो इतनी भाई सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट के कराओगे कि नहीं कराओगे? मेरी बात सुनो हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैंने आपसे आना में पूछा। जवाब दे दो। ये इनके पास मैंने CID तो आपसे है नहीं। पूछा, इनके मेरी पास बात CID सुनो। तो है नहीं। आप इनके सुनो तो पास सही। है तो आपके पास मेरी आया बात नाम में जवाब सुनो। दे दो। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मुझे पुलिस में विश्वास है। हाँ है फिर, तो लेकिन फिर पुलिस क्यों ना लेकिन करे? ये पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी नहीं है ये। हाँ। ये सारे इंसिडेंट्स की जांच है। मेरी- क्यों मर्डर हुआ, क्या कारण थे, कहीं अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक। से 2013 का एक दो फिगर है मेरे पास अभी पूरी। 2013 में मर्डर हुए 982, 2022 में हुए 1020 और रेप हुए 2013 में 971 और इनके 1787। कहीं नहीं है। मैंने आपसे वायदा किया था मैं ये लगातार 22 का तो दिया नहीं। मैंने कहा था भाई रख दो, टेबल पे रख दो, डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि किसी अपराध में 1 नंबर पे है हिंदुस्तान में हरियाणा, किसी में 2, किसी में 3। ये अधिकतर नंबर 1 पे है, अधिकतर नंबर 1 पे है अपराध। 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है। ये होता सर, सरकार को मॉरल रिस्पांसिबिलिटी देके कोई गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए था। वो तो गृह मंत्री सोचे, नहीं आपकी क्या कोई अपनी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी सोचेगा, उसको फैसला लेना चाहिए। गृह मंत्री ने आंकड़े रखे, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको खारिज करना ये सही है? क्योंकि सदन के पटल पर इसका जवाब दिया जा सकता था अगर हुड्डा साहब को यह लगता है कि हां वाकई आंकड़े गलत बताए गए। सदन के अंदर अगर कोई गलत आंकड़े प्रस्तुत करता है तो फिर वो रिकॉर्ड में रहता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिकॉर्ड की कोई वैल्यू नहीं। बहरहाल अब यहां पर हाउस की संतुष्टि के लिए खुद गृह मंत्री ने उसकी घोषणा कर दी कि अगर हाउस की संतुष्टि इस बात से है कि सीबीआई जांच करे तो मैं सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन करता हूं। यानी गृह मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अब सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दबाव में लिया गया फैसला है। एक तरफ विपक्ष ने मांग की, लेकिन दूसरी तरफ जब उस मांग को पूरी कर दिया गया तो फिर वहां कहा गया कि दबाव में लिया गया फैसला है। इन सबसे इतर फिलहाल नफे सिंह राठी जो कि दिवंगत हो चुके हैं, अभी तक उनके हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई और हुड्डा साहब की या फिर कहें चौटाला साहब की इस बात में जरूर दम है कि इस पूरे घटनाक्रम को बहुत सुनियोजित तरीके से अंजाम दिलाया गया। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई गई, किलिंग कराने वाले कौन है फिलहाल इसके बारे में तो जानकारी नहीं, लेकिन प्रोफेशनल रवैया दिखाई दिया कि जैसे ही गाड़ी फाटक के पास रुकती है वैसे ही कुछ मिनटों में हमलावर वहां पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ टारगेट करके बकायदा उन्होंने सबसे पहले नफे सिंह राठी को 5 गोली मारी और उसके साथ उनके जो और लोग मौजूद थे उन पर भी हमला किया और फिर हवा में बंदूक लहराते हुए, गोलियां चलाते हुए वहां से गायब हो गए, ड्राइवर से यह कहकर कि जाकर बता देना हमने इस घटना को अंजाम दिया है। ना तो उनके चेहरे ढके हुए थे और ना ही उनका अंदाज ऐसा था जिससे लगता है कि हां किसी व्यक्ति ने रंजिशन ऐसा सिर्फ कर दिया है, अचानक से कर दिया। साफ तौर पर जाहिर है कि दरअसल ये सब कुछ प्लान किया गया था। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। विवेक चौधरी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विवेक आपका। मनीष खटाना कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। अमनदीप केसरी हैं इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अमनदीप आपका भी। अत्रे साहब शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है कि बेहद अफसोसजनक घटना है एक पॉलिटिकल लीडर का इस तरीके से अचानक उन पर हमला कर देना, वो भी प्लानिंग के साथ।
हमला अचानक हुआ लेकिन प्लानिंग के साथ हुआ। ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई तो उस पर भी सरकार को घेरने में विपक्ष पीछे नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक तो घटना घटित हुई, उसके बाद आप गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए अतुल भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही दुखद घटना है। और इस तरह की घटना या इस तरह से जब कोई घटना घटती है तो मुझे लगता है कि वो राजनीति का विषय कतई नहीं होना चाहिए। सरकार ने तुरंत एसटीएफ बनाया, एसटीएफ ने जांच शुरू की। आपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी दिखाई थी कि सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है वो डिटेल में बता रहे थे कि अब तक पुलिस ने क्या क्या कदम इसके ऊपर उठाए हैं। लेकिन एक बात और है अतुल भाई, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, जब विधानसभा में इस विषय पे चर्चा हो रही थी, गृह मंत्री इस विषय पे बोल रहे थे और गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आंकड़े प्रस्तुत किए। लेकिन हुड्डा साहब ने एक फिर जो अपने अंदाज में राजनीति करने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि वो दुखद भी है। और हुड्डा साहब जैसे सीनियर नेता को इस तरह की राजनीति कतई नहीं करनी चाहिए। अगर हुड्डा साहब के पास कोई ऐसे आंकड़े थे जिसको वो बताना चाहते थे, मुझे लगता है कि विधानसभा का जो पटल है उससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। आप वो आंकड़े वहां रखते, बजाय वहां आंकड़े रखने के हुड्डा साहब जिस तरह से बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पे आंकड़े रखते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट नजर आती है, क्योंकि हुड्डा साहब ये बेहतर जानते हैं कि विधानसभा में अगर आपने झूठ बोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है। तो हुड्डा साहब ने विधानसभा के बाहर आके ये काम करने का प्रयास किया। इससे पता लगता है कि किस तरह की ओछी राजनीति हुड्डा साहब के द्वारा इस विषय पे हुई है। क्योंकि जब बात आती है अपराध की, उसके ऊपर कार्रवाई की, स्वाभाविक है सरकार जब अपनी बात करेगी तो सरकार आंकड़े भी बताएगी, पहले की क्या स्थिति थी वो भी बताएगी, आज की क्या स्थिति है वो भी बताएगी। और विपक्ष की तो बड़ी मांग थी कि इसकी सीबीआई जांच हो। जो विधानसभा में जिसको सरकार ने मांग के ये कहा कि आप इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, तो मुझे लगता है कि हुड्डा साहब की तरफ से विषय वहीं खत्म होना चाहिए था। लेकिन इस तरह की राजनीति करके हुड्डा साहब ने इस बात के लिए मजबूर किया कि हम बताएं कि किस तरह से हुड्डा साहब की सरकार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती थी। मैं उदाहरण देके बताऊंगा अतुल भाई। 1 अक्टूबर 2012 हुड्डा साहब के अपने शहर के अंदर कच्ची कॉलोनी में एक 15 साल की बच्ची का गैंगरेप होता है। उसके खिलाफ तो कार्रवाई क्या होनी थी। ये घटना 1 अक्टूबर को होती है और उसके 2 दिन बाद 3 अक्टूबर को उसी रोहतक की शास्त्री कॉलोनी में फिर एक रेप की घटना हो जाती है। हुड्डा साहब को नैतिकता याद नहीं आई। उस टाइम हुड्डा साहब को यह याद नहीं आया कि मुझे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब गृह मंत्री विधानसभा में ये बता रहे हैं कि हुड्डा साहब आपकी सरकार के दौरान प्रदेश में हत्या की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो 2005 में 784 घटनाएं थी वो 2014 में 1106 हो जाती, और आज सरकार उसको कंट्रोल करती है, वो घटनाएं 1106 से घट के 1056 रह जाती। तो हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन विधानसभा के बाहर आके जिस तरह का वक्तव्य हुड्डा साहब ने दिया, मुझे लगता है कि बहुत निंदनीय है। अतुल भाई, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जब कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सरकार ने प्रयास किए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब सत्ता संभाली, उस वक्त जो कानून व्यवस्था के हालात है जिसके आंकड़े देखे अभी मैंने जिक्र भी किया, बहुत डिटेल में जाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि उस वक्त जो कन्विक्शन रेट है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मतलब एक ऐसे हालात थे कि कन्विक्शन रेट मात्र 15% था, जो आज आईपीसी के अंदर बढ़ के 33% हो गया। ये 15 से 33% होना क्या ये नहीं दर्शाता कि सरकार ने अपनी तरफ से बड़े सार्थक प्रयास किए। और आज बाकायदा विधानसभा के अंदर विज साहब ने डिटेक्शन के बारे में जब बताया कि जब कोई क्राइम होता है किस तरह से क्रिमिनल को डिटेक्ट किया जाता है और डिटेक्शन की स्थिति क्या है, कितने प्रतिशत है, मुझे लगता है हुड्डा साहब ने शायद वो भी ना सुनी। हुड्डा साहब अगर ठीक है, अब इसका जवाब लेते हैं मनीष खटाना। देखिए, प्रवीण अत्रे कह रहे हैं कि भाई घटना वाकई बहुत दुखद है और सभी के लिए सोचने वाली बात है, हर पार्टी के नेता के लिए कि सुरक्षित कौन कितना है। लेकिन जब सदन के अंदर इस पर चर्चा हो रही, सदन में सीबीआई जांच की बात कह दी गई, उसके बाद भी आंकड़ों पर सवाल उठाना, मंशा पर सवाल उठाना, यह नहीं लगता कि सबको सोचना होगा, हर एक पार्टी को, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो? मनीष खटाना।
अतुल जी, सबसे पहले तो अत्रे साहब जिस तरीके की भाषा शब्दावली उन्होंने हुड्डा साहब के लिए, मैं उस चीज के लिए बहुत खेद व्यक्त करता हूं। ऐसा नहीं, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को ऐसी बातें करनी चाहिए कि ओछी राजनीति। अगर प्रदेश के अंदर अगर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, प्रदेश के अंदर दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, प्रदेश के अंदर दिन दिहाड़े डकैतियां हो रही हैं, प्रदेश के अंदर दिन दिहाड़े अवैध वसूली हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, और आज हरियाणा देश के बहुत सारे प्रदेशों में क्राइम में नंबर 1 पर पहुंच रहा है। आज महिला सुरक्षा में हम सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। जब ऐसे वातावरण में अगर विपक्ष होने के नाते और विपक्ष और जो सत्ता में 10 साल जिन्होंने हरियाणा को संवारने का और सजाने का काम करा, अगर वो लोगों को दर्द नहीं होगा तो किसको होगा? अगर ये आवाज उठाना कि प्रदेश की हालत खराब है, तो क्या ये ओछी राजनीति है? प्रदेश के खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया, हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ खड़े हुए, क्या ये ओछी राजनीति है? प्रदेश के अंदर किसानों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ, 750 किसान शहीद हुए, उनके साथ खड़ा होना, क्या ये ओछी राजनीति है? अगर खिलाड़ियों के साथ, किसान के साथ, अगर किसी के साथ खड़ा होना अगर राजनीति है और ये ओछी राजनीति है, तो फिर ये राजनीति तो हमें, ये तो हमारा सिद्ध अधिकार है कि हमें हरियाणा वासियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जो भाषा शब्दावली, जहां पर महिला कोच द्वारा एक मंत्री पर जब सवाल उठाए जाते हैं, जब उसके ऊपर, अरे मनीष भाई ये देखिए, वो सारे विषय हैं, उन विषय को आप उठाइए बिल्कुल, लेकिन आज हम यहाँ पर दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप ओछी राजनीति वाले पर आपने जवाब दे दिया, अब खिलाड़ियों पर, किसानों पर, उस पर तमाम हम डिबेट कर चुके हैं। मेरा प्रश्न यह है कि अगर सदन के पटल के ऊपर विद साहब कोई आंकड़ा रख रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर हुड्डा साहब ने कहा कि नहीं, आंकड़ा असल में ये है, वहीं अंदर रख देते। फिर मैं उन आंकड़ों पर भी आऊंगा जहां पर महिला कोच के उत्पीड़न पर मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर ये बोलते हैं कि नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, वो अच्छी राजनीति है। और हुड्डा साहब जब प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसान की, खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो ये अच्छी राजनीति है। और जो मेरे भाई अत्रे साहब ने अभी जो आंकड़े बताए, 1106 और 1056, इसमें अगर 50 का डिफरेंस है, और वो भी अगर अत्रे साहब के आंकड़ों के अनुसार, तो मैं ये कहता हूं कि 10 साल में आज हरियाणा और देश कितना हाईटेक हुआ, अतुल जी आप भी जानते हैं। अगर हमारी फोर्स कितनी समृद्ध हुई, ये लोग आप भी जानते हैं। आज किस तरीके से मोबाइल नेटवर्क को किस तरीके से यूज करके कितनी जल्दी अपराधियों पर नकेल, आज सीसीटीवी का, हथियार से, गाड़ियों से, हर तरीके से आज हम देश में हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और 10 साल बाद भी अगर आपके आंकड़े, आपके अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 1106 और 1056 है, तो ये शर्म की बात है। आज प्रदेश तो देश में नंबर 1 पर, एनसीआरबी का रिपोर्ट कार्ड आप उठा के देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ना मैंने बनाया ना बीजेपी ने बनाया, उसमें पता चल जाएगा किसके क्या आंकड़े हैं। और जो मेरे भाई आंकड़ों से बातों को छुपाना चाहते हैं, मैं ये कहता हूं, क्या ये दिन दिहाड़े हत्याएं, दिन दिहाड़े डकैतियां होना, दिन दिहाड़े अपहरण होना, क्या ये हरियाणा जैसे प्रदेश में जो दिल्ली से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, जहां पर हरियाणा आज सक्षम है, और जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर महिला उत्पीड़न के अत्याचार पर भी अपने मंत्रियों का इस्तीफा लेने से मना कर देते हैं, आज ये लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नैतिकता के आधार पर इस्तीफे, ठीक है, बहुत जल्दी से अत्रे साहब एक छोटा सा काउंटर करिए, उसके बाद मैं अमनदीप के पास जाऊंगा। बहुत छोटा काउंटर। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस प्रवक्ता को ये बात अजीब लगी जब मैंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजाय विधानसभा के पटल पे आंकड़े रखने के, उन्होंने विधानसभा से बाहर आके जिस तरह का वक्तव्य दिया, वो ओछी राजनीति थी। क्योंकि जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी, गृह मंत्री आंकड़े रख रहे थे, तो हुड्डा साहब भी अपने आंकड़े वहां रख सकते थे। लेकिन हुड्डा साहब जानते हैं कि विधानसभा में झूठ बोलने का मतलब है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आना, इसलिए हुड्डा साहब ने वहां पे नहीं रखे, इसलिए ये ओछी राजनीति है। और दूसरी बात ये कहते हैं तकनीक बहुत ज्यादा हो चुकी है, फोर्स बड़ी समृद्ध हो चुकी है। साहब, आपको शायद जानकारी पता नहीं कितनी है, कितनी नहीं है। देश के अंदर जो आप तकनीक की बात करते हो, कंप्यूटर की बात करते हो, इंटरनेट की बात करते हो, 1999 में आ चुका था। आपकी सरकार से 11 साल पहले
आपने क्यों नहीं तकनीक का उपयोग कर लिया? आपने फोर्स को समृद्ध क्यों नहीं कर कंप्यूटर लिया? तो राजीव गांधी जब जी की वर्तमान देन है। सरकार आती है, पुलिस की नफरी हम बढ़ाते हैं। आपके समय में हरियाणा पुलिस की नफरी 55,000 थी, आज 75,000 के करीब है। आपने क्यों नहीं कर लिया ये काम? आपने इस टेक्नोलॉजी आज का उपयोग पेट्रोल क्यों 100 नहीं रुपए किया? है, हमने सिलेंडर किया 1000 रुपए क्योंकि है। हमें पता अरे भाई था। खटाना साहब, अब तो पेट्रोल आपके सिलेंडर पे साथ कहां आ बोल गए? रहे कभी लॉ एंड ऑर्डर का आपके मुद्दा है, समय में पेट्रोल सिलेंडर पर राजनीतिक चले गए। संरक्षण कुछ तो प्राप्त फोकस करना रहिए। ये कह रहे हैं नहीं कि नहीं, हमने अब जरा दोनों लोग शांत हो जाइए। महंगाई तो और आप बढ़ी है ना। दोनों लोगों को एक चीज बता रहा हूं, इसमें एक दूसरे पर आरोप लगाकर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष के साथ हुआ ऐसा नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है और उसको सरकार को भाई, बड़ी सख्त दुखद करना घटना है। पड़ेगा, मैं तो पहले ही इसको कह रहा हूं। सोचना पड़ेगा। इसके लिए आप अगर एक दूसरे पर लेकिन आरोप इस पे लगाएंगे, राजनीति 14 और करना, 24 की इस तरह तुलना से करेंगे ना, कांग्रेस ने प्रयास तो किया, जिन ये लोगों भी को नहीं है। प्लानिंग करना है वो प्लानिंग कर रहे हैं। आप दोनों को सोचना पड़ेगा, वो चाहे आप सत्ता में रहे हो या आप सत्ता में हो। बहरहाल अमनदीप केसरी, सबसे पहले तो भाई बहुत दुखद है कि आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को आपने खोया, हम सबको इस बात का दुख है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब सरकार कह रही है कि हम सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं, सीबीआई इसकी जांच करे, इससे थोड़ी संतुष्टि मिली। दूसरी तरफ जिस तरीके का माहौल था, और नफे सिंह राठी ने कई बार शिकायत भी की थी, क्या वाकई कहीं चूक हो गई बड़ी? जी अतुल जी, ये देखिए, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और जहां तक कि वो लोग जो इस हत्याकांड के पीछे जितने दोषी हैं, उतनी ही सरकार भी दोषी है। अतुल जी, इस बात की गंभीरता को आप यहां से समझिए कि नफे सिंह राठी जी 2 बार के पूर्व विधायक थे और वो पूर्व विधायकों के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। जब इस तरह के आदमी का, इस तरह के जो बड़ा आदमी, नकददावर नेता सरकार के सामने लिखित में ये लिख करके देता है कि मुझे पुलिस के थ्रू इनपुट मिली हुई है, वो बकायदा एसपी को, गृह मंत्री को, और यहां तक कि जैसे कि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री तो तक भी उन्होंने बताया कि मुझे जान का खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये उस आदमी की बात कर रहा हूं कि जो प्रमुखता से एक प्रमुख विपक्षी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है और वो सरकार के सामने गुहार लगा रहा है। उसके ऊपर अगर सरकार उनको सुरक्षा तो क्या प्रदान करनी थी, तो कम से कम उनकी जो लिखित एप्लीकेशन थी, उनकी जो लिखित मांग थी, उसका जवाब दे देते हैं कि आपको क्यों नहीं सुरक्षा देनी चाहिए। आम आदमी का क्या हालत हो रही होगी, और कितनी बेशर्मी की बात है सरकार द्वारा। देखिए, इतने बड़ा काम होने के बाद भी उसको अपनी जिम्मेवारी ना मान करके अभी भी ये दूसरा लिपि पोती करनी, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अभी अगर परिवार द्वारा जिन लोगों पर शक के आधार पर नाम लिखवाया गया है, गृह मंत्री का बड़ा ही निंदनीय बयान विधानसभा की पटल पे आता है, वो कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल मर्डर था। अरे तो आपने क्या इजाजत दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को कि आप बंदूकें उठाइए और मार दीजिए जिसका मन चाहे? इनके रवैये को आप जमीन से लेकर के आप डिबेट तक देखिए, कितना आक्रामक रवैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का होता है। आज के अखबार में, एक राष्ट्रीय दैनिक अखबार ने छापा है कि किस प्रकार से जो दुनिया के तानाशाह मुल्क हैं, जिस प्रकार से रशिया, कोरिया, चाइना के अंदर, उसमें जो विपक्षी नेताओं की हत्या होती थी, आज वो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका है। क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये राष्ट्र को मानने वाले लोग नहीं है, जिन्होंने आज तक भगवा नहीं फहराया, जिन्होंने संविधान के नाम पर, जिस समाज से भीमराव अंबेडकर जी आते हैं, उस समाज को ये अछूत कहते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर ये लोग और अमनदीप भाई जब शुरुआत में जब आपने बात कही ना, तब तक मैं सहमत था, लेकिन अब आप भी भटक गए, डिरेल हो गए। आपको रशिया और यूक्रेन दिखाई दे गया, आपको हरियाणा दिख रहा है, लेकिन आपको बंगाल का संदेश खाली नहीं दिख रहा है, आपको मणिपुर नहीं दिख रहा है, वो भी इसी भारत में ही है। वहां की घटना पर भी देखिए ना। मेरा प्रश्न यह है कि मैं बार बार फिर से गुजारिश कर रहा हूं, ये ऐसा विषय है ना कि इस पे सबको सोचना होगा, वो चाहे इनेलो हो, वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे जेजेपी हो, सभी को सोचना होगा। कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले कांग्रेस के भी एक प्रवक्ता को हमने खोया था, आपने खोया था, हम मुझे याद है। सवाल इस बात का है, और अब नफे सिंह राठी दुनिया में नहीं है, अब उन पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं, लेकिन उनके ऊपर भी कई सवाल थे। अब वो सारे विषय अलग हो गए। यहां पर मेन चीज है कि इस तरीके के घटनाक्रम, एक होता है कि अचानक से कोई घटना घटित हो जाए, रंजिशन अचानक से कोई उग्र हो जाए और ऐसा इस तरह की घटना को अंजाम दे दे, लेकिन ये पैटर्न अलग है। ये सोची समझी रणनीति थी, पूरे प्लान के साथ, रेकी के साथ इसको अंजाम दिया गया।
इस पे सभी को एक होना होगा, बाकी राजनीति चलती रहेगी। अमनदीप भाई। हाँ तो अतुल जी, क्या आप ये बताइए बड़े सहज जवाब से, सहज बुद्धि से आप ये बताइए कि जिस प्रदेश का मुखिया, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की होती है, कानून व्यवस्था की होती है, मुझे जवाब देना चाहिए, अगर क्योंकि अगर गलत प्रदेश बोल का रहे हैं मुखिया अगर उस प्रदेश का मुखिया ये सार्वजनिक बयान देता है कि मैं हर आदमी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, तो उससे किसके हौसले बुलंद होंगे? उसके असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होंगे, बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे। और रही बात दूसरी कि जैसे अभी भी आपने एक पॉइंट छेड़ दिया कि उनके ऊपर भी सवाल थे, अगर ये प्रॉपर्टी के मैटर या दुनिया भर के मैटर आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा संख्या के अंदर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी मैंने सिर्फ वही नहीं कहा, मैंने ये भी कहा कि सिर्फ बीजेपी, नहीं अमनदीप भाई, सिर्फ बीजेपी पर आप आरोप लगाएंगे, सिर्फ कांग्रेस पर आप आरोप लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर शायद कुछ और राज्य हैं जहां पर कई पार्टियां सत्ता चला रही है और वहां तो हाईकोर्ट में दोबारा फटकार लगानी पड़ रही है। बंगाल का संदेश खाली में ममता बनर्जी का जो वक्तव्य है उसको भी देखना पड़ेगा इस देश में। तो तानाशाही सिर्फ इधर है ऐसा नहीं है। मैं तो बराबर सबकी तुलना करता हूं। मैं बीजेपी पर भी सवाल उठाता हूं, मैं कांग्रेस पर, इनेलो पर भी उठाता हूं, मैं तृणमूल पर भी उठाता हूं। बहरहाल विवेक चौधरी, हम उसकी समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं, यही तो बात है समर्थन। फिर आप ये मत कहिए ना कि अकेले बीजेपी तानाशाही कर रही है, ये भी मत कहिए। फिर तो तानाशाही वहां पर भी दिख रही है ना, और वहां पर तो जबरदस्त तानाशाही दिख रही है। मतलब ये वहां पर हाईकोर्ट को दोबारा कहना पड़ रहा है, दो बार कहना पड़ रहा है। एक आदमी अपने दो लोगों के साथ, महिलाओं के साथ लगातार गलत काम किए जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। विवेक चौधरी जैसे मेरे साथी प्रवक्ता भाई, एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को मार देना है, छोटा मोटा नहीं होगा, छोटी मोटी घटना कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी हो गया। अमनदीप भाई अमनदीप नहीं, आप अतुल जी मेरी बात सुनिए। जैसे कि मेरा साथी प्रवक्ता भाजपा के भी कह रहे थे कि हुड्डा जी को नैतिकता याद नहीं आई, तो हम भी याद नहीं करेंगे। मैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रहनी चाहिए। तो अगर आप चारों लोगों को याद रखनी चाहिए भाई। दूसरे मैंने तो शुरुआत ही यहीं से की कि ये घटना किसी एक पार्टी के नेता के साथ खाली हो गई है, ऐसा नहीं है। ये किसी अगर के दूसरे साथ भी हो प्रदेश सकती में है। जंगल राज है तो हरियाणा प्रदेश में आप उठाइए, बिल्कुल सवाल उठाइए, आंदोलन करिए भाई, बिल्कुल करिए। अगर जंगल राज है तो बिल्कुल करिए। तो दूसरे प्रदेश में जंगल राज होगा तो हरियाणा में दोनों को याद रखा जाएगा। आप एक को याद रखेंगे, मेरी जिम्मेदारी है दोनों को आपको बताना। आप एक पार्टी को तानाशाही बताएंगे ना कि वो तानाशाही कर रही है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि यहां पर एक और पार्टी है, वो भी तानाशाही कर रही है, और इंडिया गठबंधन में आप शामिल होने के लिए बेताब थे। ऐसा नहीं है, मैं दोनों का बताऊंगा। आप एक सुनो, अरे भाई हम आप एक सुनोगे, क्योंकि आपको सूट करता है, आपको सूट करता है ना। एक मिनट, अगर विवेक चौधरी, अब हो गया। अमनदीप भाई प्लीज विवेक चौधरी की बारी। विवेक चौधरी, अब प्रश्न यहां पर यह है कि भाई सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन फिर भी विपक्ष कहता है कि यह तो ऐसे दबाव में लिया गया फैसला है, पहली बात। दूसरी बात, आंकड़ों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। अरे भाई, जो घटना घटित हुई है इतनी जो है छोटी घटना नहीं है, पहले तो उस पर फोकस करें। अतुल भाई, सबसे पहले तो जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है, और मैं तो इतना कहता हूं, जितना परिवार वालों ने जिनके ऊपर आरोप लगाई या जिनके ऊपर शक था, उन्हें जिनके नाम दिए, उनके ऊपर एफआईआर भी हुई, और जैसे परिवार वालों ने मांग की तो सीबीआई की जांच भी सरकार ने करवाने का काम किया। अब दूध का दूध पानी का पानी तो सीबीआई जब जांच करेगी उसके बाद ही होगा। क्या ये आपसी रंजिश थी या उस जैसा कुछ और था, जो भी था वो सब कुछ सामने आएगा। पर मैं तो एक ही बात कहता हूं, बतौर प्रवक्ता नहीं, मैं इंसानियत के नाते एक बात कहता हूं, किसी की भी मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज के दिन मौत के ऊपर राजनीति की जा रही है, वो बहुत गलत है। आंकड़े अगर देते हैं तो विधानसभा के अंदर देने में आपको आंकड़े क्या दिक्कत है? आप विधानसभा के अंदर दीजिए, आप वो भी आंकड़े दीजिए जब एक ही महीने में 22 रेप होते थे और सोनिया गांधी जी को खुद मैदान में उतरना पड़ता था, खुद उस लड़की के घर जाना पड़ता था जिसके साथ गलत काम हुआ था। आप पुराने आंकड़े भी उठा के देखिए। आज अभी टेक्नोलॉजी का भी जिक्र हुआ, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ बातें की गई। मैं तो इतना जानता हूं, आज के दिन हमारे युवा जो अधिकारी हैं, तकरीबन एसपी डीएसपी जितने हैं वो यंगस्टर्स हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से काम भी कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की जरूरत है, और नकेल कसी भी जा रही है। ये कहना कि उस टाइम में ये हुआ, उस टाइम में ये हुआ, ये टाइम उस चीज का नहीं है। ये टाइम तो है इनके ऊपर काबू पाने का, जो गलत असामाजिक तत्व है इनके ऊपर काबू पाने का। आप आरोप लगाने के अलावा कुछ और आपने किया हो तो आप बताइए।
हम तो एक चीज, सरकार ने जो, जैसे परिवार ने जो जो मांग की उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, आप सिर्फ आरोप ही लगाएंगे। आज ये कहना कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये किसी भी पार्टी के हो सकते थे। नफे सिंह जी सर किसी पार्टी के बाद में पहले एक आम इंसान थे, और आम इंसान के साथ अगर ऐसा होता है, अमन भाई आज के दिन मैं तो आम इंसान हूं, हमें तो ये पता है कि हमारी आम इंसान के साथ अगर ऐसा होता है, हमें सभी को एक जैसे देखना चाहिए। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है वो बहुत ही गलत है और बिल्कुल भी स्वीकार्य योग्य नहीं है। आज के दिन इस पे राजनीति करो, आपने ऐसे कर दिया, आपने वैसे नहीं, इसका समाधान की तरफ चलना चाहिए। पुराने टाइम में क्या हुआ वो भी देखा, आगे क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं। हमें इतना पता है कि सरकार अपना काम तरीके से कर रही है और जो काम जैसे आप डिमांड कर रहे थे वैसे हो रहा है। अरे डिमांड तो सुरक्षा की थी 6 महीने पहले, नहीं वो कहाँ है? डिमांड तो सुरक्षा की थी। वो भी सब कुछ सामने आएगा, समय रहने दीजिए। क्या था क्या नहीं था वो सब कुछ जांच में निकल के आएगा। किसने क्या किया था, किसने क्या नहीं किया, वो सब कुछ सामने आएगा। उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं उनके बेटे का भी बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने रिटर्न में डिमांड की थी, वो भी सब कुछ सामने आ जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अब जांच में जो सामने आएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन एक व्यक्ति की जान तो चली गई। अगर उन्होंने मांग की थी वाकई, और उनका बेटे भी कह रहे हैं कि लिखित तौर पर मांग की थी, तो ये तो चूक है, बड़ी चूक है। अत्रे साहब, अब प्रश्न यहां पर यह है कि आप कह रहे हैं कि पटल पर आप भी आंकड़ा रख देते, इसको लेकर आप कांग्रेस को घेर रहे हैं, अमनदीप केसरी को घेर रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मतलब खुलेआम एक तो घटना को अंजाम दिया, फायरिंग करके, फायरिंग करते हुए, बंदूक लहराते हुए वहां से गायब हुए, किस रास्ते से वो सोनीपत की तरफ गए, लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं। ये अपने आप में दूसरी बड़ी चूक है। अभी तक इनपुट नहीं है एक भी। सीबीआई जांच तो आप करेंगे, हरियाणा पुलिस क्या करेगी? देखिए अतुल भाई, पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक झूठ लगातार बोला जा रहा है, मुझे लगता है उसको स्पष्ट करना बड़ा जरूरी है। अभी आईएनएलडी के प्रवक्ता भी ये बात कह रहे थे कि नफे सिंह जी ने लिखित शिकायत दी, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, लिखित शिकायत दी। देखिए ऐसा है, 14 जुलाई 2022 को नफे सिंह जी ने एक लिखित शिकायत दी थी झज्जर के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को, और उन्होंने उसमें कहा था कि उनको धमकी भरे फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। पुलिस ने उसके ऊपर जांच की, कार्रवाई की, तो कलकत्ता से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, शायद मुन्ना चौधरी नाम, कुछ इस तरह का नाम था। उसको गिरफ्तार करके लाया गया, जेल में डाला गया। जो लिखित शिकायत नफे सिंह राठी जी ने 2022 में दी थी, उस पर तुरंत कार्रवाई हो चुकी थी। उसके बाद कोई लिखित शिकायत ना तो गृह मंत्री को दी गई, ना मुख्यमंत्री को दी गई, ना डीजीपी को दी गई। ये जो बार बार इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास हो रहा है, यही बात मैं पहले भी कह रहा था अतुल भाई, कि जब आज विधानसभा के अंदर इस विषय पे बाकायदा काम रोको प्रस्ताव लाया गया, सरकार ने तुरंत इस पे चर्चा करना जरूरी समझा, तो वहां पे ये बात किसी ने क्यों नहीं कही कि लिखित शिकायत दी गई थी। और वहां पे गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि 14 जुलाई 2022 को लिखित शिकायत दी थी, जिसपे ये कार्रवाई हुई थी, जो वहीं पे सॉर्ट आउट हो गई थी, और वो भी एसपी स्तर पे। उसमें डीजीपी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई। पहले तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस सच को जानना पड़ेगा। दूसरी बात, देखिए अभी आईएनएलडी के प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जब इस तरह की कोई दुखद घटना घटती है, किसी व्यक्ति की जान गई है, वो राजनीति का विषय कतई नहीं हो सकता। वहां पे अपना स्कोर सेट करने अगर कोई लगेगा और उसके लिए झूठ का सहारा लेगा, तो जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई स्कोर सेट करने का विषय नहीं है कि आप लगातार कुछ भी झूठ बोलो। क्या अब देखिए, मैं थोड़ा सा ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो स्वाभाविक है, सरकार का भी दायित्व होता है, पुलिस का काम होता है कि उसके ऊपर फौरी कार्रवाई हो। जो आपने भी सवाल पूछा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, हालांकि जज्जर एसपी ने शायद 2 लोगों के डिटेन करने की बात कही है, जिनसे पूछताछ हो रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इसके ऊपर पुलिस जांच कर रही है, गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये इस तरह का विषय है जिसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। लेकिन जैसे विपक्ष ने भी मांग की, परिवार की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि हम तो सीबीआई जांच चाहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी बाकायदा मीडिया में आके कहा गया कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं, और सरकार ने उस बात को मान लिया। मुझे लगता है कि जो परिवार मांग कर रहा था, जो इंडियन नेशनल लोकदल मांग कर रहा था, जब सरकार ने उस मांग को स्वीकार कर लिया, तो अब उस जांच का इंतजार करना चाहिए कि दूध का दूध, पानी का जो दूध और पानी स्पष्ट सामने हमारे नजर आ जाए।
अब ये जो बार बार एक बात करते हैं कि साहब देखिए जंगल राज है, तो नेचुरली हमें बताने के लिए फिर आंकड़े रखने पड़ते हैं। जब आंकड़े रखते हैं तो इनको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। असलियत आपके सामने है। आंकड़े पूछूंगा मैं, अरे भाई रुक जाओ, अब आप ही जवाब दे देना। इंडियन नेशनल लोकदल से एक बात पूछूंगा कि जंगल राज वो होता है जब किसी गैंगस्टर को पैरोल पे वो आए और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्टेज पे बैठा हो, वो जंगल राज होता है, या 465 गैंगस्टरों को पकड़ के जेल में ठोक दिया जाए वो जंगल राज होता है? ये इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता एक बार जरूर स्पष्ट करे। और अगर ये उस गैंगस्टर का नाम जानना चाहेंगे, तो ये जानना चाहेंगे कि कहां रैली हो रही थी वो, तो इनको वो भी बता दूंगा। मुझे लगता है कि अमनदीप भाई जवाब दीजिए इसका। अमनदीप भाई चाहते हो तो थोड़ा सोच के चर्चा करें। मैं अतुल भाई, हाँ बिल्कुल, आप उम्र के हिसाब से परवीन अत्रे जी, और जनता आपको देख रही है किस प्रकार से इंडिया न्यूज हरियाणा, इसीलिए मैंने आपको बताया है। मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अगर पैरोल पर आए हुए आरोपियों की अगर बात आप करेंगे, मेरा मुंह मत खुलवाइए। किस तरह अरे सुन ले भाई, अतुल भाई इसको चुप अत्रे साहब एक मिनट, अत्रे साहब अब सुनते हैं, चुप करवाओ बिल्कुल भी। अत्रे साहब किस तरह का आक्रमक रवैया इनका, मैं सुन रहा हूं। आक्रमक रवैया, तुम लगातार झूठ बोलोगे भाई, तुम्हारा जवाब भी ना दे। तुम झूठ बोलो और हम तुम्हारा जवाब भी ना दे। पूरी की पूरी भाजपा कैबिनेट लिखित एप्लीकेशन कल से लगातार बोल रहे हो। अरे बोलने नहीं देगा भाई उसका, तो ये आपका। अत्रे साहब एक मिनट, अत्रे साहब एक मिनट, ये क्या मतलब है? इनका म्यूट प्रवीण अत्रे प्लीज, अगर आपको मेरा जवाब चाहिए। अमनदीप अतुल भाई कंटिन्यू करिए। अमनदीप, इतनी ज्यादा आपत्तिजनक इन्होंने बातें बोली और मेरे जवाब में फिर टांग अड़ा रहे हैं। नहीं, आप बोलिए, चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर इनका म्यूट कराइए, आप बोलिए, उनको मैंने बोल दिया है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। ये बात कर रहे हैं कि पैरोल पर आए हुए कोई अपराधी को रैली में शामिल हो गया। अरे भाई साहब, मेरा मुंह मत खुलवाओ। पैरोल पर आए अपराधी के आगे जब पूरी की पूरी कैबिनेट नतमस्तक होती है, वो नहीं दिखता आपको? तब शर्म नहीं आती? और दूसरी बात, अरे ये बोल रहे फिर बात, सुन लीजिए। अगर पैरोल पे आए हुए अपराधियों के पैमाने से ही जंगल राइट डिसाइड होता है, तो पूरी की पूरी कैबिनेट और यहाँ तक कि देश का गृह मंत्री भी नतमस्तक होता है। वो तब जंगल राज नहीं दिखता। और दूसरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात, अगर ये पैमाना भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर दिया है कि किसी व्यक्ति का अगर प्रॉपर्टी का कोई मैटर चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है, तो विपक्षी जो उसकी ओपोनेंट पार्टी है वो आकर के, देखिए अतुल जी, हथियार कहीं से भी उठाए और फायरिंग कर दे, क्या इसमें हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था की बड़ी चूक नहीं है? आपके प्रदेश के अंदर तो ये उस पर बात नहीं करेंगे। अगर पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहीं जंगल राज हो रहा है, तो भैया उसको ये बचाने का तरीका थोड़ी है कि हरियाणा में भी जंगल राज शुरू कर देंगे। हरियाणा अमन चैन का प्रदेश था, यहाँ पर कोई नक्सली नहीं थे, यहाँ पर कभी भी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे हालात आज तक नहीं हुए। तो उसको ये बचाने का तरीका नहीं होना चाहिए। जिन आदमी के अंदर नैतिकता बची हो, जो आदमी सीना ये दिखाते हैं कि 56 इंच का सीना है, हम अन्य अपराधियों को खत्म कर दिया। अरे भाई, खुलेआम हर बच्चे पर हथियार है। जिस तरह की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, कितने उम्र के थे वो आरोपी, वो कैसे आए, कहां पर आए? आपकी इंटेलिजेंस थी कहां पर? क्योंकि इंटेलिजेंस क्या होगी, सीआईडी विभाग में तो आपस में जुत्ता बजा हुआ है। मुख्यमंत्री कह रहा है मैं रखूंगा, विद साहब कह रहे हैं मैं रखूंगा। इस तरह का तालमेल और इस तरह की जो रवैये से यही साबित होता है कि ये लोग सरकार चलाने के काबिल नहीं है। आंकड़ों को सिर में मारेंगे। बताइए कौन से कत्लेआम हो रहे थे आपके सामने, ये आंकड़े दिखा रहे हैं, इतने वो हो गए। अरे उन अपराधों में छोटे से लेकर बड़े अपराध तक सब शामिल है। लेकिन जिस प्रकार का दहशत का माहौल आज ये जो मेरे साथी प्रवक्ता जज्बा वाले भाई कह रहे थे कि वो आम आदमी थे, अरे भाई आम आदमी तो मैं और तुम है। हमें तो मुख्यमंत्री तक मिलने में भी सालों लग जाएंगे। वो तो कहने का मतलब क्या है, पूरा विधायक थे और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। नहीं, आम आदमी की सुरक्षा कहां फर्ज है? मुख्यमंत्री तो कहता है मैं आम आदमी को सुरक्षा ही नहीं दे सकता। हम तो ये कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष है, 2 बार के पूर्व विधायक हैं। अगर उनकी, अतुल जी इस बात को गंभीरता से लीजिए कि वो इतने बड़े नेता थे कि वो सीधा एसपी तक, डीजीपी तक, गृह मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, गृह मंत्री कह रहे मेरे दोस्त, उनकी पहुंच थी। मेरे और आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी वहां तक। लेकिन उस आदमी के साथ भी अगर ये हो सकता है, तो प्रदेश में कोई भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है, यानी कि और ये हमें देखने को मिल रहा है। और मैं अपने जिले में, विवेक भाई बड़े अच्छी तरह पता है कि कई बार तो दूसरे छोटे नेताओं पर गोलीबारी भी हो चुकी है, हमले हो चुके हैं, कांग्रेस के और विधायकों पर धमकियां मिल चुकी हैं। आऊंगा अब अमनदीप भाई, बाकी सारी बातें ठीक थी, लेकिन जो आपने कहा कि भाई हरियाणा अमन चैन वाला था, देखिए अमन चैन का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर नक्सली ना हो तो अमन चैन हो।
नक्सली नहीं, राज्यों की समस्या नक्सली है, आतंकी बॉर्डर्स वाले इलाकों की समस्या आतंकी है, लेकिन जहां पर इस तरह के गैंगस्टर्स हैं जिसके लिए कुख्यात है पंजाब हरियाणा दिल्ली का इलाका, वहां पर यह चुनौती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नक्सली वाले ही ज्यादा खराब हैं जिले या फिर उस राज्य को आपने वो कह दिया। हरियाणा के लिए चुनौती है और ये गैंगस्टर्स का इतिहास आज का नहीं है। अब इसमें गैंगस्टर्स शामिल हैं, इसमें प्रोफेशनल शामिल हैं, या इसमें कोई पॉलिटिकल किलिंग कराई गई है, पॉलिटिकल कोई मैंडेट है, तो ये तीनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए जो कि मुख्य बिंदु है। मनीष खटाना अच्छा बोलिए अमन भाई बोलिए। अतुल भाई देखिए, मैं इसी बात का आपका जवाब देता हूं। अगर आपने आज विधानसभा की कार्रवाई देखी होगी, बड़ी गंभीरता से सारे विधायक सदनों ने और कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादियान ने बताया और सबने स्वीकारा भी कि हरियाणा प्रदेश में ये पहला पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। आज से पहले ऐसा नहीं होगा। तो पहला के अंदर पहला पॉलिटिकल मर्डर याद कर लो, जो चुनाव का उम्मीदवार था उसकी, अरे भाई वो आदमी तो कहता चुनाव लड़ रहा था, तो वो चुनाव लड़ रहा था, वो पॉलिटिकल मर्डर वो था, वो जिंदा है, वो आनंद के अंदर। और अरे भैया आनंद सिंह दांगे जिंदा है, आप उनसे सरकार थी मित्र। अरे आनंद सिंह दांगे जिंदा है, ये किस तरह का झूठ बोल रहे थे? वो जो चुनाव लड़ रहा था, वाक्य था, आनंद सिंह दांगे जिंदा है। मैं कहूँ आनंद सिंह दांगे जिंदा है। अमर सिंह नाम के कैंडिडेट की हत्या हुई थी, याद है आपको? वो किसने करी थी हत्या? आप जैसे नहीं, वो आपने करी होगी, अराजक तत्व थे उस समय, तो आपकी पार्टी में, तो क्या आपने कर दिया और नाम बदनाम कर रहे थे। अरे भाई ऐसे मत कहिए कि आपने करवा। अत्रे साहब क्यों हत्या करने जाएंगे भाई? अमनदीप ऐसे नहीं, कुछ तो तत्यों पे रहिए। इन्होंने की होगी, इन्होंने की होगी मतलब कैसे? अत्रे साहब कहते हत्या करने? अरे नहीं भाई, ऐसे व्यक्तिगत एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए, इतने गंभीर आरोप। भाई मर्डर का आरोप इतने गंभीर आरोप होता है, थोड़ा सोच समझ। दोनों लोग शांत हो जाइए। मनीष खटाना, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब सदन के अंदर विद साहब बोल रहे थे और उनसे पूछा, हुड्डा साहब ने पूछा, उन्होंने जवाब भी दिया। हुड्डा साहब ने कहा, अमनदीप प्लीज, यार ये क्या बात हुई? क्या बात हुई? आप अत्रे साहब को कहेंगे कि उन्होंने करा दिया मर्डर, क्या मतलब है? ये क्या बात हुई? फिर वो आपको कह दे तो ये क्या बात हुई? फिर मतलब नहीं है ना, ये कोई मतलब नहीं है कि आप प्रवक्ता बैठ के एक दूसरे पर आरोप लगाएं कि तुमने करा दिया। भाई आप दोनों लोग सम्मानित व्यक्ति हैं। कह रहे हैं कि भाई किसी ने हत्या करी है प्रदेश के अंदर, तो उसको सजा मिली होगी ना? अब मिली होगी तो सजा मिली नहीं, सजा मिली होगी मतलब सजा मिली होगी मतलब क्या? सजा मिलनी चाहिए, मिली होगी का क्या मतलब होता है? आपने कहा ये पहला पॉलिटिकल मर्डर है, उन्होंने आपको याद दिलाया कि पहला पॉलिटिकल मर्डर कहां था, अब कह रहे हैं सजा मिली होगी। नहीं ऐसे नहीं। मनीष खटाना मोदी जी की सरकार हो गया। अमनदीप भाई, अरे भाई फिर चले गए मोदी जी तक। नहीं आप कह रहे हैं कि कोई हत्या होगी प्रदेश के अंदर, अब तो आपकी सरकार है, अरे मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पहला पॉलिटिकल मर्डर है, उन्होंने उसका जवाब दिया, तो आप कह रहे हैं कि आपने करा दी होगी। अरे भाई अत्रे साहब क्यों कराने जाएंगे? अमनदीप क्यों कराने जाएंगे हत्या? थोड़ा तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए सोचिए, डिबेट में बैठे आप लोग, प्लीज। मनीष खटाना भाई, मेरा सीधा सा सवाल है कि जब सदन के पटल पर आपका सवाल था, आपने सवाल पूछा, आपने आंकड़े पूछे, सदन ने बात भाई अमनदीप प्लीज, अमनदीप केसरी प्लीज, ये तरीका नहीं प्लीज। आप दूसरों को अगर सिखाते हैं तो आपको भी लागू करना होगा अपने ऊपर, प्लीज। मनीष खटाना, सीधा सवाल है मेरा कि अगर आप आंकड़े की बात करते हैं, आप आंकड़े सदन के पटल पर रख देते ना। आपने पूछा, हुड्डा साहब ने सवाल पूछा तो विद साहब ने उसका जवाब दिया, 14 का भी दिया और 23 का भी दिया, तो फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग आंकड़े क्या रखने की जरूरत थी? दोनों आंकड़े पटल पर रखे जाते, वहां रिकॉर्ड में रहता सब। मनीष खटाना जी अतुल जी। अरे भाई इतना लंबा सवाल पूछा, अभी नहीं सुनाई दिया? नहीं, आपने बहुत लंबा सवाल पूछा, लेकिन मेरी एक बात है कि जिस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर इस घटना, मनीष खटाना, मैंने सीधा सवाल पूछा है, मैंने ना उस घटना को कमतर बताया, ना मैं ये कह रहा हूं कि घटना होनी चाहिए थी, ना मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनके नेता के साथ ऐसी घटना हो। इन सारी चीजों पर आप बोल चुके हैं। मेरा सीधा सवाल है, आंकड़े अगर आपके सही थे, उनके गलत थे, तो दोनों सदन के पटल पर होने चाहिए थे। इतना सीधा जवाब दे दिया। हुड्डा साहब ने तो सदन के पटल पर कहां रखा? अतुल जी, हुड्डा साहब ने सदन के पटल पर कई बार मांगा भाई, मांगा
और विज ऐसा साहब नहीं ने है कि दिया, नहीं रखे। उन्होंने मांगा, ऐसा विज नहीं साहब ने है। दिया। और अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हो तो 2014 और 24 के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, अभी भी आप गूगल कर लो, एनसीआरबी में आंकड़े सामने आ आपने जाएंगे। कर रखा होगा तो बता दीजिए जरा। हरियाणा में नहीं, गूगल आप भी तो करते होंगे ना। अरे भाई गूगल मैं ही करूं सिर्फ, आप भी कर लीजिए। अरे भाई गूगल पर चले गए, पटल पर नहीं आए। भाई सदन के पटल पर ही बता देते ना, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? वहां पर जो आंकड़े रखे जाते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं। कॉन्फ्रेंस अगर कोई प्रेस का रिपोर्टर अगर आगे हुड्डा साहब से अगर सवाल पूछे नेता विपक्ष होने के नाते, तो क्या हुड्डा साहब अपनी बात नहीं रख सकते? नहीं, बात रखना तो क्या सदन के अंदर बात नहीं रख सकते थे? अगर आप देखें तो क्या सदन के अंदर बात नहीं रख सकते थे? पार्टी की सरकार भाई सदन के अंदर भी तो बात रख सकते थे ना, पत्रकारों के सवाल का तो जवाब दे दिया। मनीष भाई गलत है, यही गलत है। आप भी बेहतर जानते हो कि अगर सदन के पटल पर आपने गलत आंकड़े रखे तो आपके खिलाफ फिर एक्शन हो सकता है, और गलत शब्द अगर वहां पर निकल भी जाता है तो उसको रिकॉर्ड से हटाया जाता है, ना कि गलत आंकड़ों को रिकॉर्ड में रखा जाता है। अगर गलत आंकड़े किसी ने पेश किए तो कार्रवाई का भी पात्र है, और प्लस उसको रिकॉर्ड से हटाया जाता है। इतना तो आप भी जानते हो। हुड्डा साहब ना तो गलत आंकड़े रखते हैं ना गलत बात करते हैं। भाई मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत आंकड़े रखते हैं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर आंकड़े उनके सही थे तो वो सदन के पटल पर वो रख देते। विज साहब ने अगर गलत आंकड़ा दिया तो नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। विज साहब के भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े तो हमेशा ही गलत होते हैं। ये कौन से आंकड़े सदन के पटल पर रखते हैं? इससे पहले भी सदन के पटल पर 2-3 बार इन्होंने जो उप मुख्यमंत्री ने जो पेश करा उसका भी उन्होंने वो करा है, विरोध करा कि सदन के पटल पर है। उन्होंने कहा जी हम जांच कराएंगे। तो सदन के पटल पर भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। विवेक चौधरी, अगर हुड्डा साहब ने विवेक चौधरी भाई सदन के पटल पर आपके नेता, आपकी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम वो गलत आंकड़े रख चुके हैं, ऐसा इनका तर्क है, इसलिए शायद इन लोगों ने नहीं रखा। नहीं, बिल्कुल रख चुके हैं। उसके हमने उसका विरोध भी दर्ज कराया है, और कमेटी बनाकर हाईकोर्ट के जज से उसकी कमेटी भी बनाई है, इनको पता है। और उस बारे में शायद इसीलिए जांच से टलते फिर रहे थे चुके हैं कई बार। शायद इसीलिए आपके नेता जांच से टलते फिर रहे थे, बारी बारी जो कभी कुछ कह रहे थे और कभी कुछ कह रहे थे। आपको ये नहीं हमारे नेता कभी कुछ नहीं कहते। हमारे नेता सीधी बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, जवान की बात करते हैं, खिलाड़ी की बात करते हैं, और देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर आप फेल हुआ या नहीं हुआ वो बताओ। कोई गिरफ्तारी हुई अतुल जी? कोई गिरफ्तारी हुई? बड़ा देर कर दी आपने पूछने में। अरे मनीष भाई बहुत देर से आपको याद आया कि विषय क्या है। ये सवाल मैंने प्रवीण अत्रे से पूछा था, आप सुन नहीं पाए थे शायद। इनको मनीष खटाना, ये सवाल मैंने प्रवीण अत्रे से स्पेशली पूछा था कि कोई गिरफ्तारी हुई, आप बहुत देर से आए। इंक्वायरी ना कराओ, आप बताइए ना। हमने तो सही आप बताइए क्यों नहीं आपके नेता बार बार पलटते हैं? हमने तो सही आंकड़े रखे। तो सदन के पटल पर हजारों बार चीजें रखी हैं, आपने इम्प्लीमेंट कहां करा है वो बताओ। अगर इतना ही आपने किया होता तो आज विधानसभा के अंदर न रख देते हैं आंकड़े आपके नेता। सिर्फ बातें हैं, सवाल कोई गुमान कहीं है। अतुल जी कोई सवाल पूछेंगे, अब पूछा जो गया उसका जवाब नहीं है। हमने कहा कि जज से इंक्वायरी कराई जाए। आप बताइए कि आपके नेता क्यों डरते फिर रहे थे कि नहीं इंक्वायरी जज से नहीं करवानी? अतुल जी को भी पता है, ये तमाम जितने प्रवक्ता बैठे हैं सभी को पता है कि हम तो शराब घोटाला, मनीष भाई बहुत ज्यादा भटक रहे हो आप यार, मतलब तमाम सारे मुद्दे आपने उठा दिए। रोज उठाया करो मुद्दे वो, लेकिन आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उस पर आ जाओ ना। सीधा सवाल, न तो उसका सीधा जवाब दे पा रहे हैं आप, ना ही आप सवाल को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, अत्रे साहब कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में कहिएगा। विवेक भाई। अतुल भाई देखिए ऐसा है, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कुछ भी बोल रहे हैं वो कहते हैं हुड्डा साहब से किसी के प्रेस के किसी साथी ने पूछ लिया होगा तो उन्होंने बता दिया। सच्चाई ये थी कि मैं वहां मौजूद था सदन में जब चर्चा हो रही थी। चर्चा को छोड़ के हुड्डा साहब प्रेस गैलरी में आए, सभी प्रेस के साथियों को इकट्ठा किया और वहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मतलब सदन में नहीं बोले, वहां आके प्रेस गैलरी में बोले। मैं वहां मौजूद था।
मैं खुद वहां बहरहाल मौजूद था। नहीं वो जनता को भी समझ में आता है, ऐसा नहीं है, जनता भी समझदार है, वो समझती है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, चारों प्रवक्ताओं से कहूंगा कि ये घटना अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है। सारे पार्टियों को सोचना चाहिए, सत्ता में बैठी हुई या फिर विपक्ष में बैठी हुई, कि आज किसी एक पार्टी के नेता के साथ हुआ है लेकिन कल किसी और के साथ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया गया और इसका खुलासा जितनी जल्दी हो बेहतर है। बहुत शुक्रिया तेरे साहब आपका, विवेक भाई आपका, मनीष खटाना आपका और अमनदीप चौधरी आपका। तो समस्या इस बात की है कि जिस तरीके की घटना को अंजाम हरियाणा में दिया गया, वो अपने आप में सोचने पर विवश कर रही है कि इस तरीके की प्लानिंग कैसे हुई और इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई।